दोस्तों नमस्कार। ये हरियाणा का चुनाव है, एक ऐसा चुनाव जिसके आसरे भविष्य की लकीर खींचने की कोशिश में राहुल गांधी भी हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी हैं। इस चुनाव के परिणामों के आसरे दिल्ली की सत्ता के धड़कनों को बढ़ना भी है और राहुल गांधी के अपने राजनीतिक मिजाज का पहला परीक्षण भी हो ही जाना है। यानी यह चुनाव सिर्फ कांग्रेस के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा यानी हरियाणा के नेता का नहीं है। यह चुनाव सिर्फ खट्टर को हटाकर सैनी को बैठाने का राजनीतिक प्रयोग भर नहीं है। यह चुनाव दलितों के वोट बैंक को छितरा देने की स्थिति में क्या शैलजा कांग्रेस को लाकर खड़ा कर गई, यह चुनाव उसका भी नहीं है। यह चुनाव मानिए या ना मानिए, लेकिन हरियाणा के भीतर आज के वोटिंग पैटर्न ने कई बातों को साफ कर दिया। कई जगहों पर रिकॉर्ड टूटे वोटिंग को लेकर, उसके परसेंटेज को लेकर जो ज्यादा हो गए पिछली बार की तुलना में, और कई जगहों पर तो तमाम रिकॉर्ड टूट गए। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसा भी हुआ कि रिकॉर्ड सबसे कम वोटिंग का भी हो गया और दिल्ली से सटे गुरुग्राम और फरीदाबाद में यह खुलकर नजर भी आ गया। यह भी सवाल उठा कि बीजेपी से निराशा बीजेपी के लोगों की ही है। वो घर से निकले नहीं उन इलाकों में जहां पर वोट परसेंटेज कम है, लेकिन उन इलाकों में खूब निकले जहां पर वह परिवर्तन की दिशा में हरियाणा को ले जाना चाहते हैं। तो क्या पूरी तस्वीर हरियाणा की बिल्कुल साफ है? लेकिन एक दर्जन जगहों पर जो भी झड़पें हुई उसमें सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने नहीं थी। उसमें कहीं पर निर्दलीय आमने सामने था, कहीं पर आईएनएलडी और कहीं पर बीएसपी, कहीं पे जेजेपी। तमाम राजनीतिक दल इस दौर में मशक्कत करते हुए नजर आए। हमारी टीम ने जो जानकारी हासिल की उसमें पानीपत, नूह, पंचकुला, नारनौंद, फतेहाबाद, सोनीपत, हिसार, महेंद्रगढ़, रोहतक और जिंद का जुलाना का इलाका भी, इन तमाम जगहों पर कहीं बवाल हुआ, कहीं पत्थरबाजी हुई, कहीं पर चाकू निकाल लिया गया, कहीं पे मशीन को लेकर हंगामा हुआ। हिसार में तो लात घूसे चल गए, चाकू पानीपत के इसराना विधानसभा में चल गया। महेंद्रगढ़ के नांगल चौधरी इलाके में वहां पर कांग्रेस और बीजेपी के कैंडिडेट आपस में टकराते हुए और उनके सहयोगी आपस में टकराते हुए दिखाई दिए। रोहतक में हरियाणा जनसेवक पार्टी और कांग्रेस टकराती हुई दिखाई दी। जिंद के जुलाना में जहां पर विनेश फोगाट चुनाव लड़ रही है, वहां तो शोर मच गया कि बूथ कैप्चरिंग हो गई है और उस जगह पर दौड़ते भागते हुए बीजेपी के उम्मीदवार पहुंच गए बैरागी जी। उनके साथ भी धक्कम धुक्की शुरू हो गई। यानी ये मैसेज एक निकल कर आया कि हरियाणा के भीतर कोई भी राजनीतिक दल अपनी राजनीतिक जमीन को वोटिंग वाले दिन गंवाना नहीं चाहता है और उसे भरोसा और उम्मीद है कि वह चुनाव जीत जाएगा। तो क्या वाकई उलझा हुआ चुनाव है हरियाणा का चुनाव और सब कुछ उतना स्पष्ट नहीं है जो कहा जा रहा था? तमाम परिस्थितियों पर आज नजर डाल लीजिए, क्योंकि यह एक ऐसी स्थिति है जो हमने सीट दर सीट जानकारी हासिल की। वो ये बताने के लिए काफी है कि तकरीबन 2.5 दर्जन सीटों पर मुकाबला इतना कड़ा है कि कुछ भी हो सकता है। और 2.5 दर्जन का मतलब यह होता है कि 30 सीटों पर जबरदस्त मुकाबला है, कांटे की टक्कर है। आप कह नहीं सकते हैं कि यह स्थिति है तो 30 सीट अगर निकाल दीजिएगा तो बची 60 सीटें। उन 60 सीटों की क्या स्थिति और ये 32 सीटें कैसी अटकी हुई हैं, सब पे बात होगी। लेकिन हमें लगता है शुरुआत में विनेश फोगाट का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिंद का जुलाना, वहां पर जब ये शोर मचा और कांग्रेस के कैंडिडेट दौड़ते हुए पहुंचे, एक तस्वीर वहां की चंद सेकंड की देख लीजिए। भाई साहब हमारा प्रशासन पर दबाव दे रहा है। हम आगे बीजेपी की वोट तक खुला मानस कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का मानस भीतर नहीं जान दे रहा है। यो आ रहा है कि देखो कैप्टन बुराकी प्रशासन दो रहा है, हमारी गुहार है, हमारी भाई साहब ऐसे फोकस वोट बीजेपी के करवा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का वोट भी नहीं पड़ने दे रहे लाइन में। अपने फतर का गला
भी नहीं जान दे रहा, बुढ़ा आदमी का गला भी नहीं जान देंगे। देखो जी, और सारा प्रशासन लेके प्रेशर बना रहा है हमारे ऊपर। चुनाव आयोग ने कहा इन तमाम घटनाओं को लेकर कि छिटपुट हिंसा जरूर हुई, छिटपुट तरीके से झड़पें जरूर हुई, लेकिन सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। तो चलिए अब उस स्थिति में लाकर आपको खड़ा करते हैं जहां पर हरियाणा के लोग, जहां पर पहलवान, किसान जो मुद्दे उठकर आ रहे थे, उन मुद्दों के आसरे किस रास्ते हरियाणा निकलना चाहता है और क्यों ऐसी परिस्थिति आ गई जो एक आसान जीत कांग्रेस के हिस्से में सामने उभर कर आ रही थी, वह कैसे 2.5 दर्जन सीटों पर यानी 30 सीटों पर कड़े मुकाबले की दिशा में बढ़ती चली गई। सबसे पहले सवाल यह है, क्या वाकई कुमारी शैलजा का रूठना या फिर कांग्रेस के भीतर से जाट उम्मीदवार या जाट समर्थकों का जो टीका टिप्पणी किया जाना, वह कहीं ना कहीं निचले स्तर तक पहुंच गया और इसका लाभ बीजेपी को मिल गया। बहुत दूर मत जाइए, 17 सीटें सुरक्षित सीटें जो हरियाणा के भीतर है, उन 17 सुरक्षित सीटों में पिछली बार कांग्रेस 7 सीट जीती थी, एक भी कैंडिडेट को उन्होंने नहीं बदला। एक जगह पर वरुण चौधरी जो मुलाना में थे, उनकी बेटी पूजा चौधरी सामने आकर खड़ी हो गई। इसके अलावे किसी भी जगह पर जीती हुई अपने कैंडिडेट को नहीं बदला। बीजेपी ने 5 सीटें जीती थी सुरक्षित, सभी को बदल डाला। जेजेपी ने 4 सीटें जीती थी, उसमें से एक कांग्रेस में चला गया तो उन्होंने खड़ा कर दिया, एक बीजेपी में चला गया तो उन्हें खड़ा कर दिया। जेजेपी ने 2 जगहों पर बदल दिया और इंडिपेंडेंट जो एकमात्र जीते थे वह कांग्रेस में चले गए। यानी मैसेज बहुत साफ है कि सुरक्षित सीटें एससी की यानी दलित समाज से जुड़ी हुई जो 17 सीटें सुरक्षित हैं, इस बार वहां के वोटरों को उनके सामने अगर कांग्रेस के जीते हुए एमएलए को छोड़ दें तो सभी नए थे। 2-3 ऐसे थे जो दूसरी पार्टी से जीते लेकिन इस बार दूसरी प्रमुख पार्टी में आकर शरीक हो गए, यानी सब कुछ लेकिन नया था। वहां पर सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या कांग्रेस 7 सीटों पर जीत रही है? पहला सवाल यह है। दूसरा सवाल है, जेजेपी जो 4 सीट पिछली बार जीती थी, इस बार वह एक भी सीट नहीं जीत पाएगी, लेकिन वह सीटें कौन जीत रहा है? क्या कांग्रेस जीत रही है या बीजेपी जीत रही है? परिस्थितियां बहुत साफ बतलाती हैं। जिन जगहों पर बीजेपी ने अपने एमएलएस को बदल दिया, वो बावल का इलाका था, वो पटौदी का इलाका था, वो होडल का इलाका था, वो भवानी खेड़ा का इलाका था। इन जगहों पर बीजेपी ने और साथ ही साथ रतिया के इलाके में बीजेपी ने बदल दिया तो उसने अपनी 5 में से 3 सीटें बचा ली, बची 2 सीट। और दूसरी तरफ कांग्रेस के वही उम्मीदवार चूंकि लड़ रहे थे, लेकिन इस बार 2 उम्मीदवारों की स्थिति नाजुक है, यानी वह यहां पर 2 कम हो रही है तो वहां पर भी 2 कम हो रही है, लेकिन यह हिस्से में जा रहा है जबरदस्त मुकाबले के दायरे में। 17 सीटों में से जो सुरक्षित सीट है वहां पर कांग्रेस के हिस्से में क्या वाकई 7 सीट आ पाएगी? यह एक सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि 5 सीटें तो जीत रही है, 4 सीटों पर मुकाबला है। और दूसरी तरफ बीजेपी 3 सीटें तो जीत रही है लेकिन 6 सीटों पर मुकाबला है। यह मैसेज है सुरक्षित सीटों का। तो सोचिए राज्य के भीतर कैसी स्थिति और किस रूप में स्थिति होगी। यहां पर एक दूसरी परिस्थिति भी आप जान लीजिए। इस बात का जिक्र है कि कितनी बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंट्स चुनाव जीतेंगे। इंडिपेंडेंट की तारीख आधे दर्जन से ज्यादा की है। उसमें बहादुरगढ़ है, उसमें नरवाल है, उसमें हिसार है, उसमें पुंडारी है, उसमें गन्नौर है, उसमें हो सकता है अंबाला कैंट में चित्रा सरवरा भी जीत जाए। यह एक स्थिति जरूर बन रही है। और इस परिस्थिति के बीच में जहां पर मुकाबला तेज है, वो सिरसा का रानिया का इलाका भी है और ऐलानाबाद का इलाका भी है। वो हिसार, कादमपुर, नलवा, बरवाला, हंसी, नरनौंद का इलाका भी है। वो फतेहाबाद का इलाका भी है। यानी ध्यान दीजिए, जहां संघर्ष की स्थिति है, और संघर्ष का मतलब यह होता है कि मैक्सिमम वोटों का अंतर 10,000 मैक्सिमम, ये 5,000 के एवरेज में चीजें चलती हैं और उसमें जाकर चीजें अटक जाती हैं। और यहीं से सवाल शुरू हुआ, क्या वाकई संघर्ष की परिस्थिति में कितनी सीटों पर आगे हरियाणा के भीतर कांग्रेस मानकर चल रही है कि हम उतनी सीटें जीत ही जाएंगे।
पिछली बार 30 सीटें जीती थी, 29 एमएलए को टिकट दिया गया, 1 सीट सीपीएम को दी गई। उन 29 एमएलए में से लगभग 19 एमएलए तो जीत जाएंगे, 10 की स्थितियां नाजुक हैं जो कांग्रेस के हैं। लेकिन जो बीजेपी के एमएलए थे, बीजेपी ने बहुत सारे एमएलए की टिकटों को काट दिया, लेकिन उन जगहों पर अपनी मौजूदगी कांग्रेस दिखा रही है। तकरीबन 11 सीटों पर वो जीतने की स्थिति में है। यानी एक आंकड़ा बहुत साफ है कि हरियाणा में लगभग 30 सीटें, तो 30 से 32 सीट पर सीधे कोई भी लिख सकता है कि यहां पर बीजेपी को हराते हुए कांग्रेस जीतेगी ही। यानी कांग्रेस के हिस्से में 32 सीट शुरू में आप लिख लीजिए। दूसरी तरफ बीजेपी की जो स्थिति है अलग अलग, हम चलेंगे बेल्ट वाइज भी आपको बतलाएंगे, लेकिन उससे पहले एक आंकड़े को समझ लीजिए। बीजेपी अपने तौर पर तकरीबन 20 से 22 सीट जीतने की स्थिति में है। यानी वो अगर 32 सीट जीत रही है तो यहां 20 सीट फैक्ट है कि वो जीत सकती है, यानी 52 सीटें खुले तौर पर साफ नजर आती है। और इन सब के बीच इंडिपेंडेंट जो जीतेंगे वो 6 सीटें पक्की है, और आईएनएलडी 2 सीटें पक्की है कि वो जीतेगी। इन सब को जब आप जोड़िएगा तो यह लगभग 60 सीटें बन जाएंगी, और इसके बाद बची हुई 30 सीटें संघर्ष के दायरे में जाकर फंस जाएगी। इन जगहों पर कौन जीतेगा, किसका पलड़ा भारी है, और यही तय करेगा कि हरियाणा के भीतर किसकी सत्ता कैसे बन रही है। कांग्रेस के अनुकूल परिस्थितियां इसलिए क्योंकि 30 में से उसे 15 ही सीट जीतनी है, वो 45 पर पहुंच जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी को 45 तक पहुंचने के लिए इन 30 सीटों में से 25 सीटें तो जीतनी ही पड़ेगी, अन्यथा उसके लिए मुश्किल है, जो उसके लिए असंभव है। यानी पहला मैसेज बहुत साफ है, कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बन जाएगी। यह पहला मैसेज साफ है। और दूसरा मैसेज यह है कि बीजेपी जितनी कमजोर होती चली गई, आखिरी दौर में आकर वो संघर्ष की स्थिति में जिस तर्ज पर खड़ी हो गई, वो मैसेज बीजेपी के लिए बड़ा हो गया। और सैनी इसको अपनी उपलब्धि मानते हैं, क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री चंद महीनों पहले ही बनाया गया था। इसीलिए जो आप आवाज भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सुनेंगे और जो आवाज आप नायब सिंह सैनी की सुनेंगे, आप दोनों में पकड़ पाएंगे जीतने की परिस्थिति में कौन है और अपने विस्तार को कौन देख रहा है। कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। भारी बहुमत से कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। लेकिन भाजपा ने तो कहा है पूर्ण बहुमत आएगा एक बार फिर से। और क्या कहे वो, और क्या कहें, ये लोग क्या कह रहे हैं वो देखना, 8 तारीख को देखना आप। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। कमल का फूल खिल रहा है, प्रदेश के अंदर खिल रहा है, लाडवा में भी खिल रहा है। कांग्रेस की जो क्षेत्रवाद की राजनीति थी, जो परिवारवाद की राजनीति थी, भेदभाव की राजनीति थी, हमने 10 वर्षों के अंदर उसके ऊपर विराम लगाया है। हुड्डा साहब एक ही विशेष वर्ग को देखते थे, एक ही विशेष क्षेत्र को देखते थे, क्षेत्र के अंदर भी विकास नहीं होता था। तो नेताओं का अपना अपना रुख है, लेकिन इनकी बातों पर आप खुल के मत जाइए, क्योंकि एक सच यह भी है कि इस बार हरियाणा का वोटर जो जाट नहीं था और जो दलित समाज तकरीबन 50% बंटता हुआ दिखाई दे रहा था, वो वोटिंग के दौर में भी नजर आया। और दूसरी बड़ी बात यह है कि ओबीसी का वोटर बड़ी तादाद में जाट बहुसंख्य इलाके में कांग्रेस के साथ नहीं गया है। यानी 2 मैसेज निकल कर आ रहे हैं कि दलित समाज जो 21% वोट के साथ है, उसमें 50% वोट तो चले जाएंगे कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन बाकी बट गया, बिखर गया। जो ओबीसी का वोट है, वह ओबीसी का वोट जहां जहां जाट बहुल इलाका है, वहां पर उसकी मौजूदगी कांग्रेस के पक्ष में नहीं रही, क्योंकि चाहे अनचाहे राहुल गांधी 36 बिरादरियों का जिक्र जरूर करते रहे, लेकिन इन सब के बावजूद भी जाट के तौर पर कांग्रेस की पहचान हुई। और यह राजनीतिक प्रयोग यह भी जानकर आपको हैरत होगी, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री पहली बार बनाया गया था, उससे पहले के पीरियड में चले जाइएगा तो जाट वोट कांग्रेस को मिलते नहीं थे। और सोनिया गांधी ने अपनी राजनीतिक दूरदृष्टि का इस्तेमाल करके हुड्डा को मुख्यमंत्री पद के कुर्सी पर बैठाया, और उसके बाद जाट वोट
शिफ्ट होने लगे और 10 साल तक हुड्डा मुख्यमंत्री रहे। उससे पहले INLD की सरकार थी सन 2000 में, और उसके बाद के 2 चुनाव में हुड्डा मुख्यमंत्री रहे, और उसके बाद के 2 चुनाव जो 2014 और 2019 का है उसमें बीजेपी का मुख्यमंत्री रहा, यानी बीजेपी की सत्ता रही। अब सवाल यही है कि 10 बरस की सत्ता के मिथ को क्या बीजेपी तोड़ देगी, या कांग्रेस पुरानी परिस्थितियों में लाकर एक बड़ी जीत की दिशा में बढ़ जाएगी। ये दोनों बातें अटकी हुई है। बड़ी जीत की दिशा में कांग्रेस बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी सच है कि बीजेपी सत्ता में कैसे आए उसका कोई आंकड़ा फिट बैठ नहीं रहा है। लेकिन संघर्ष की परिस्थितियां कैसी रही यह भी समझ लीजिए। सामान्य तौर पर यह माना गया कम से कम रोहतक, झज्जर, मेवात और सोनीपत, यहां पर कुल जो सीटें निकल कर आती है वो 17 सीटें निकलती हैं। इसमें से 15 सीट पिछली बार कांग्रेस ने जीती थी, लेकिन इस बार ऐसा क्या है कि खरगोड़ा की सीट, गन्नौर की सीट, गोहाना की सीट, सोनीपत की सीट, राय की सीट, बड़ौदा की सीट, इन सभी पर संघर्ष क्यों नजर आ रहा है, और ऐसी परिस्थिति क्यों बन गई जहां पे कांग्रेस का वर्चस्व रहा वहां पर वो संघर्ष की स्थिति में आ गई, और जहां पर बीजेपी का वर्चस्व रहा वहां पर वह भी संघर्ष की स्थिति में आ गई। यानी कांग्रेस पेनिट्रेट करती है, बीजेपी के भक्त वोटर जो थे, जो कट्टर वोटर जो थे, वह घरों से नहीं निकले या उनके भीतर निराशा, और दूसरी तरफ कांग्रेस जीत रही है लेकिन हुड्डा आ रहे हैं, जाटों का प्रभाव रहेगा, बाकी जातियों के भीतर कई सवाल है। उन सवालों ने कई जगहों पर कांग्रेस को लेकर साइलेंट वर्क किया और साइलेंट वोटर की तादाद बढ़ती चली गई। यह एक स्थिति बहुत साफ तौर पर नजर आती है। अगर आप इसको अलग अलग जगहों पर देखें, खास तौर से गुरुग्राम और फरीदाबाद का इलाका जो बीजेपी के गढ़ के तौर पर देखा जाता है, और ध्यान दीजिए तो गुरुग्राम में तो 3 सीटें ऐसे बादशाहपुर थी जहां पर इंडिपेंडेंट जीता था, वह भी गुरुग्राम के कुछ शहरी इलाकों को घेरता है। लेकिन पटौदी, गुड़गांव, सोहना, इन जगहों पर वो कौन सी स्थिति हो गई कि बीजेपी डगमगाती हुई आज वोटिंग में नजर आई। वोटिंग परसेंट 50 तक भी नहीं पहुंच पाया। ये कौन सी स्थिति थी। और फरीदाबाद में अगर आप देखिए तो फरीदाबाद में कांग्रेस के पास सिर्फ एक ही सीट थी, पृथला की सीट, उसी को उन्होंने इस बार टिकट दे दिया था। और दूसरी तरफ अगर आप ध्यान दीजिएगा तो बीजेपी ने अपने 2 MLA को तो उतारा लेकिन 2 MLA को बदल दिया, यानी वो 4 सीटें जीती थी पिछली बार। कांग्रेस सिर्फ एक NIT जीत पाई थी, 4 बीजेपी ने जीती थी। बीजेपी ने 2 को कंटिन्यू किया, 2 को चेंज कर दिया। ये मैसेज था कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत तेजी के साथ काम कर रही है, लेकिन जिन 2 जगहों पर बीजेपी ने चेंज भी किया वहां पर भी उसके अनुकूल परिस्थिति क्यों नहीं बन पाई, यह एक सवाल बीजेपी के लिए बड़ा है। और दूसरी तरफ यह भी सवाल है कि पृथला में भी जो पिछली बार कांग्रेस जीती थी, इस बार एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ थी, लेकिन पृथला में भी मुकाबले की सीट पर आकर वो खड़ी हो गई। तो दिल्ली से सटे हुए गुरुग्राम और फरीदाबाद के भीतर बीजेपी का वोट बैंक डगमगाते हुए नजर तो आया, और कांग्रेस उन जगहों पर मौजूदगी अपनी दिखा भी रही है। लेकिन इन सब के बावजूद भी उसके सामने मुश्किल यह है कि वह अपर हैंड तो है लेकिन संघर्ष में अपर हैंड है। जो आप कह सकते हैं कि यह भी हो सकता है कि बीजेपी जो 30 सीटें संघर्ष वाली फंसी हुई है उसमें से 20 सीटें जीतकर उसका आंकड़ा 50 पार कर जाए, 52 तक आ जाए। 300 सीट तो नहीं जीत सकती है, यानी 60 का आंकड़ा तो नहीं छू पाएगी। लेकिन सवाल यह है कि उस संघर्ष वाली सीटों में से कौन कितनी सीटें जीतेगा और मार्जिन कितना कम रहेगा। उस स्थिति में लाकर चीजें अटक गई हैं। सिरसा के इलाके में अशोक तंवर को लाया गया। अशोक तंवर और कुमारी शैलजा लोकसभा चुनाव में आमने सामने थे। अब अशोक तंवर भी आ गए, लेकिन बावजूद इसके उनके आने से कोई लाभ नहीं हुआ, उल्टा मैसेज चला गया। मैसेज ये गया कि दरअसल ये कैसे नेता और कांग्रेस आखिरी क्षणों में ये कौन सी राजनीति कर रही है, क्योंकि दलित वोट बैंक कुमारी शैलजा की वजह से साथ नहीं था। दलित वोट बैंक लोकसभा के इलेक्शन में कांग्रेस के साथ राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा और संविधान के संकट और दलितों को लेकर इस देश में जाति जनगणना और उनको समान भागीदारी लेकर था। और संयोग से यह पूरा का पूरा मुद्दा हरियाणा इलेक्शन में इसलिए गायब हो गया क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कुलांचे मारते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस हावी हो गई। इसका घाटा है कि कोई
कह रहा है अगर कि इतनी सीटें जीत रहे हैं तो मुश्किल है। हमने कहा 30 से 32 सीटें तो पक्की है और दूसरी तरफ बीजेपी की 20 सीटें पक्की है। इसके बाद मामला संघर्ष का है और यह संघर्ष कौन से गुल खिलाएगा इसका आपको इंतजार करना पड़ेगा। सिरसा के भीतर कलावाली का इला, डबवाली, रानिया, सिरसा, एलानाबाद, इन तमाम जगहों पर देखेंगे तो 3 सीटों पर मामला फंस गया, कांग्रेस के लिए फंस गया। हिसार के भीतर आइएगा तो आदमपुर, उकलाना, नरनौंद, हांसी, बरवाला, नलवा, हिसार, कुलदीप बिश्नोई जो थे वह छोड़कर चले गए, आदमपुर से बीजेपी में चले गए, तो अब उनके बेटे को वहां टिकट दिया गया। वह संघर्ष में है, आगे है, वो कांग्रेस में नहीं है। कुलदीप वो बीजेपी में चले गए, उनके बेटे को टिकट दिया गया, वह संघर्ष में आगे चल रहे हैं। उकलाना के भीतर अगर आइएगा तो जो जेजेपी ने यहां पर सीटें जीती थी और जेजेपी ने जो 3 सीटें जीती थी, सवाल यही था कि जेजेपी की उन सीटें वो हांसी की सीट हो, वह उकलाना की सीट हो, इन जगहों पर कौन जीतेगा। और जिन जगहों पर जेजेपी के लोग निकलकर दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में गए, जैसे उकलाना में अनुल धानक बीजेपी में शामिल हुए तो उन्होंने उसको टिकट दे दिया। नलवा में कांग्रेस से आए हुए रणधीर पनिहार थे, उनको टिकट दे दिया, अपने एमएलए को टिकट नहीं दिया। यह मैसेज है कि दरअसल कैंडिडेट्स को लेकर वोटरों के भीतर बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि वह इस पार्टी में कल थे, आज इस पार्टी में है और लड़ाई होनी चाहिए थी विचारधारा को लेकर अगर राहुल गांधी के रास्ते कांग्रेस को देखना है तो। लेकिन अगर आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नजरिए से इस लड़ाई को देखें तो कैंडिडेट टू कैंडिडेट मार्क किया गया, यह कैंडिडेट जीत सकता है, इसीलिए उस रास्ते चल पड़े। और यही इस इलेक्शन में हुआ है, जिसकी वजह से एक तरफ वोटर साइलेंट रहा और दूसरी तरफ वोटर कुछ जगहों पर नहीं निकला और तीसरी जगह 36 बिरादरी का जो जिक्र है वो बिखरता हुआ दिखाई दिया। इसमें एक बात जहन में और रखिए, हम आगे आपको ले चले, एक बात जहन में रखिएगा, जो किसानों का सवाल था, हमने जवान पहलवान कहा था लेकिन किसानों का सवाल जानबूझकर नहीं कहा। जो किसानों का सवाल है, किसान 36 बिरादरी में है, उनको आप जाति के हिसाब से अपने अनुकूल नहीं कर सकते और खास तौर से तब जब जाति के आधार पर चुनाव लड़ने की दिशा में बढ़ गई कांग्रेस और उस पे चोट करते हुए दूसरी जाति को अपने पक्ष में लाने के लिए बीजेपी सक्रिय हो गई। तो इस वोटिंग के दौर में आज ये नजर आया कि किसान के भीतर जाति समीकरण मायने रखने लगे और जो किसानी की एकजुटता थी वो कहीं बिखरती हुई नजर आई। और हालांकि ग्रामीण इलाकों में किसान एकजुट कई सीटों पर, कई जगहों पर खुलकर नजर आया। और इसमें अगर आप और चीजों को समझें तो जैसे करनाल का इलाका है, नीलोखेड़ी, करनाल मुश्किल में है ये सीट, आप कह सकते हैं मुकाबले में है ये सीट। जो सोच रहा है हम जीत जाएंगे, नहीं जीत पाएगा। इंद्री, घरोंडा, असंध, इन जगहों पर बीजेपी के लिए अनुकूल होगा ये कह पाना भी मुश्किल हो गया। और जहां जहां अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की रैली और जनसभा जो हुई है, उन जगहों पर जाति समीकरण बहुत तीखे हुए हैं, यानी वैचारिक परिस्थितियां गायब हो गई, विचारधारा गायब हो गई। और ज्यादातर तरीके से जो बीजेपी ने अपनी रणनीति बनाई और वोटिंग उसके बाद नजर आई, उन जगहों पर एक बात तो साफ है कि जाति का मुद्दा कांग्रेस उठा रही है, राहुल गांधी उठा रहे हैं और जातिगत समीकरणों के आश्रय वोट भी साधने की दिशा में बीजेपी ही बढ़ रही है। ये उलझन हरियाणा के इस वोटिंग के दौर में खुलकर नजर आई। अब यहां पर पानीपत के भीतर अगर आप देखें तो पानीपत ग्रामीण, पानीपत शहरी या इसराना या समलखा, आप कह ही नहीं सकते हैं कि बीजेपी जीत जाएगी। इसमें एक चीज और, हमारी टीम ने एक चीज और तैयार किया जो हमको लगता है जो जानकारी आपको देनी चाहिए। उसमें उन्होंने कहा कि जो खास तौर से जीटी रोड के जो 6 जिले हैं, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, यहां पर की जो सीटें 23 सीटें, यहां पर वर्चस्व बरकरार बीजेपी का रहेगा। यानी यहां पर आप ये कह नहीं सकते हैं कि बीजेपी का वर्चस्व टूट गया। पिछली बार 12 सीटें उसने जीती थी 23 में से, इस बार भी कमोवेश उसकी वही स्थिति रहेगी। यहां पर 12 के लगभग वो फिर से जीत जाएगी। जो खास तौर से इसके बाद अहिरवाल की सीटें, जहां पर जो किसान पहलवान आंदोलन का असर नहीं है, ओबीसी का दबदबा है,
उन 3 जिलों में 11 सीटें आती हैं। यहां पर भी बीजेपी अपनी मौजूदगी कम से कम 5 सीटों पर दिखा रही है। पांगर बेल्ट में जो 2 जिले आते हैं 9 सीट है। ये सर छोटूराम का इलाका है, यहां पर वीरेंद्र सिंह का बेटा है, सुरजेवाला जेपी हैं। इन जगहों पर कांग्रेस आगे निकलते हुए सुरजेवाला के बेटे संघर्ष में है, ये थोड़ा समझना चाहिए। वीरेंद्र सिंह का बेटा संघर्ष में है, जेपी के बेटे संघर्ष में है। ये मैसेज बहुत साफ है कि इनकी जीत कोई बहुत बड़े रेंज से नहीं होगी। जीतने की सहूलियत है लेकिन बड़ी मार्जिन के साथ जीत पाने की स्थिति में नहीं है। और जो ब्रजभूमि से लगा हुआ जो दक्षिण हरियाणा का सीट है, जहां पर खास तौर से रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम का तो हमने जिक्र कर दिया, यहां पे सत्ता विरोधी हवा बहुत ज्यादा, और इसका बुरी परिस्थिति 9 सीटों पर। बीजेपी पिछली बार 7 सीट जीती थी, इस बार 3 सीट की गारंटी आप ले सकते हैं। उसके बाद मुश्किल में है बीजेपी, जो नजर आता है। देशवाल के इलाके में 3 जिले हैं, 14 सीट है, और इसमें रोहतक, झज्जर और सोनीपत आता है। लेकिन सोनीपत की अधिकतर सीटें, मेहम की स्थिति भी कॉन्टेस्ट में है, एक पक्ष में नहीं है, वो भी कॉन्टेस्ट में आ रही है। यानी जाटलैंड में हुडा का दबदबा है और इसका प्रभाव है कि इन 14 सीटों में से कांग्रेस आपको तकरीबन 10-11 सीट जीत सकती है, लेकिन 8 पर जीत तय है, 3 सीटों पर मुकाबला है। यह भी फैक्ट है। यह परिस्थिति बहुत साफ तौर पर 2 बातों को इंगित करती है। पहली बात यह है कि एक बड़े मार्जिन के साथ जो सोचा जा रहा था कि कांग्रेस जीतेगी, और बड़े मार्जिन का मतलब 2/3 यानी लगभग 60 सीटें होती हैं, वो 60 के आंकड़े को छुपाने में मुश्किल है कांग्रेस के सामने। और दूसरी तरफ बीजेपी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। इस परिस्थिति में वो लगभग 20-22 सीटें तो जीतेगी, पक्की बात है। उसके बाद यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। और फाइनली अगर आप एक तस्वीर देखना चाहते हैं कि वो कौन सी तस्वीर बनेगी जो कि हरियाणा के भीतर बननी चाहिए, वो तस्वीर बहुत साफ है कि लगभग 45 सीटें कांग्रेस जीत रही है। इसमें आपको +5 रखना होगा। बुरी स्थिति कहीं आ गई तो आपको -3 रखना होगा, यानी 42 सीटें से लेकर 50 सीट के भीतर वो रेंगती हुई नजर आएगी। बीजेपी की जो स्थिति है वो 18-20 सीटें तो जीत रही है, लेकिन उसमें आपको जो सीटें बढ़ानी होंगी वो तकरीबन 5 सीटें आप बढ़ा सकते हैं, 2 सीट कम कर सकते हैं। और जो इंडिपेंडेंट और INLD है उसके हिस्से में लगभग 1 दर्जन सीटें, 10 से 12 सीट जा रही है। माइनस होंगी तो 8 सीट तो जरूर ये लोग जीत जाएंगे, जो एक्स्ट्रा के तौर पर नजर आपको आना चाहते हैं। और अगर ये बढ़ गए तो ये 1 दर्जन तक पहुंच जाएंगे, यानी 12 सीटें पहुंच जाएंगी। बावजूद इन आंकड़े के फाइनली जो चीज आपकी आंखों के सामने रहेंगी कि लगभग 17 सीटें ऐसी हैं जो अटकी हुई हैं। और ये एक मुश्किल सवाल है इस वोटिंग के दौर को लेने का, जो आप कम से कम मतगणना वाले दिन आखिरी क्षणों तक देखेंगे। कितने संघर्ष के साथ, कितने नारों के साथ क्या क्या कुछ लगता है, बस इंतजार कीजिए 8 तारीख का। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।